सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में देख रखा था। फर्स्ट पार्ट हमने क्या डिस्कस किया, हमारे रॉ वाटर ट्रीटमेंट क्या है और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो रॉ वाटर ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसी रॉ वाटर ट्रीटमेंट का करस्पॉन्डिंग आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सेम कॉन्सेप्ट, मेथड सेम रहेंगे, वहां पे डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें हमें क्या देखना है, उसकी रिलेटेड टेस्ट के लिए कोई नेम अगर हो, प्लस इसके अपार्ट जितनी भी चीजें वहां पे हैं, कोई रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, फॉर्मुलेज हो। तो मैंने आपको बोला था फॉर्मुलेज बहुत ज्यादा नहीं है रॉ वाटर में, बट वेस्ट वाटर में कुछ फॉर्मुलेज है, मैं अभी आपको बताऊंगा। उन फॉर्मुलेज को आपको ध्यान में रखना होगा। बट वेस्ट वाटर से पहले मैंने आपको बोला एक बड़ा छोटी सी टॉपिक है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट में आपके क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा कुछ पूछते हैं। ग्राउंड वाटर में बस आपको ये देखना है जो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है, जो अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर है, ये सोर्स ऑफ वाटर आपके पास क्या होता है। सो सोर्स ऑफ वाटर में मैंने आपको बोला दो पार्ट होते हैं, जोन ऑफ रॉक फ्लोज, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। मैंने आपको बताया था रॉक फ्लोज और रॉक फ्रैक्चर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रॉक फ्रैक्चर। रॉक फ्रैक्चर में से आपने वाटर लिया, इसमें वाटर डिफरेंट है, ग्राउंड वाटर है, कैपिलरी वाटर है, डिसॉल्व। तो ये वाटर के बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना, डिफरेंट वाटर के कौन से वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है और उसका क्या यूज है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होते हैं, एडजॉर्ब वाटर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां डिस्कस करनी है। चीजें मैंने आपको जियोटेक में ही बता रखा है, तो कॉमन पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, किसी भी एक जगह आपने पढ़ा तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इवन ये सेम टॉपिक आपके वाटर रिसोर्सेज में भी है, तो तीनों जगह सेम टॉपिक है, तो कहीं पे भी आपने एक जगह पढ़ा तो बाकी तीन जगह आपके लिए कवर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इस टॉपिक को पढ़ के जाना, बहुत ही माइनर सा टॉपिक है ग्राउंड वाटर, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने बोला 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, सेम टॉपिक्स है, तो किसी एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नाउ कमिंग टू द सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रीटमेंट से पहले हमने बोला यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा हूं मैं वेस्ट वाटर का, तो एक्चुअल में ये वेस्ट वाटर के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं सीवेज। सीवेज क्या होता है, सीवेज आपके वो वेस्ट वाटर है जिसका टेक्निकल टर्म है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, दैट मींस सीवेज की पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो मालूम होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सो विल राइट हियर सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक। तो सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसकी भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स देखते हैं, बट यहाँ पे हमें उतनी चीजें डिटेल में नहीं देखनी होती है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आता है सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे फर्स्ट मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि आप जितने भी वाटर को यूज कर रहे हो उसमें ऑलमोस्ट 80% वाटर वेस्ट के फॉर्म में वापस से ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितने हाई अमाउंट है वेस्ट वाटर के और इसे आपको ट्रीट करना है। इस वेस्ट वाटर में सॉलिड कंपोनेंट बहुत ही माइनर होते हैं। मैंने आपको बोला अगर आप 100% लो, उसमें 99.99% आपके होते हैं वाटर लिक्विड फॉर्म में और 0.001% होता है आपका सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, फर्दर उसको हमने क्लासिफाई किया था कि इसमें ऑर्गेनिक कौन है, वोलेटाइल कौन है, सस्पेंडेड कौन है, डिसॉल्व्ड कौन सा है। इन चीजों को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आता है सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो पैरामीटर्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो पैरामीटर्स में आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, उस पैरामीटर्स में इंपॉर्टेंट आपका एक आता है बीओडी, सीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो ये बीओडी क्या है, बीओडी होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डीओ दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग सबसे फर्स्ट हम सीओडी को डिस्कस करते हैं। सीओडी में आपको क्या मैंने बोला था, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, amount of oxygen required to carry out the decomposition of biodegradable and non biodegradable organic matter। तो जो biodegradable और non biodegradable organic matter है, इन दोनों को डिकम्पोज करने के लिए, उन दोनों के डिकम्पोजिशन को कैरी आउट करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। क्यों, मैंने आपको बोल रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं इसे रिमूव करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करती हैं दैट एक्ट्स मोस्टली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। I am saying mostly, I am not saying completely. Most of the microorganisms ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। फर्दर इसे हम लोग एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर यही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क कर रही हो तो आप बोलते हो एनारोबिक, और अगर दोनों में ही काम कर सकते हैं दोनों कंडीशन के लिए तो आप बोलते हो फैकल्टेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ biodegradable and non-biodegradable organic matter. So to carry out decomposition of biodegradable and non-biodegradable, ये दोनों के लिए ही कैरी आउट करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में दो चार आपके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मीथेन का आपका केमिकल रिएक्शंस है, या फिर आपके ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शंस है, तो इनके जो बाय प्रोडक्ट आते हैं वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, या फिर 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो कैसे फाइंड कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इक्वेशन है, CH4 है और ये आपका कुछ भी 6CO2 या ऐसा कुछ भी दे रहा हो, या सिर्फ CO2 दे रहा हो, तो आप क्या करोगे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिएक्शन आपको बैलेंस करना होगा। C की वैल्यू 12 प्लस 1 इंटू 4, ये कितने हो गए? 16। यहाँ पे वैल्यू 12 प्लस 16 इंटू 2, सो दैट इज 44। That means 16 molecules of methane is giving 44 molecules of carbon dioxide. तो 1 molecules of methane कितना दे देगा? 44 by 16। तो ये 1 molecules है तो इसको 1 किलोग्राम ले लो। तो 44 by 16 कितनी आएगी वैल्यू? नियरली 2.75 आ रही होगी। सो 2.75 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये कैसे मालूम चला आपको? इसके लिए कुछ रिएक्शंस ध्यान में रखने होंगे और बैलेंस्ड फॉर्म में रखने होंगे। अगर यहाँ पे 2CO2 आ रहा होता तो आप 2CO2 लेते। सो बैलेंस फॉर्म में आपको 3-4 केमिकल रिएक्शन याद रखने होंगे। कुछ टेक्स्ट बुक, आप किसी भी टेक्स्ट बुक को रेफर करो, वहां से आप देख लो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन द सेंस जो बेसिक रिएक्शंस होते हैं, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, शुगर का, मीथेन का, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब चीजों, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये बेसिक 7-8 रिएक्शंस हैं। इसी रिएक्शंस पे वो क्वेश्चन हमेशा चेंज करते रहते हैं। वो रिएक्शन याद रखो। अगर रिएक्शन याद नहीं रखा आपने तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला कभी भी आपसे नहीं है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं मालूम है तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे आप? वो केमिकल रिएक्शन देंगे नहीं क्वेश्चन में, वो सिर्फ वैल्यू पूछ लेते हैं आपको। तो केमिकल रिएक्शन याद रखना है। मैंने आपको जब बताया था तब भी मैंने आपको कोर्स में बताया था, वीडियो लेक्चर में, कि कुछ चीजें आपको केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपके एनवायरमेंटल का ये वाला पोर्शन आप क्लियर कर पाओगे। चलिए, तो ये आपका COD हो गया। सिमिलरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका BOD आता है। BOD एक्चुअली आपका क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। दैट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिमूव करो। अब जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है, जो कि डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो इजिली, वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे ऑर्गेनिक मैटर को अगर आपको रिमूव करना हो और जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रही है, दैट इज BOD वैल्यू, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to carry out decomposition of biodegradable organic matter, तो ये बायोडिग्रेडेबल के लिए BOD है और बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए COD आपका होता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ COD और BOD में से हायर वैल्यूज किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है COD की होगी, क्योंकि यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। एट मैक्स ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कब? जब नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट नहीं हो, अदरवाइज COD की वैल्यू हाई होगी। BOD बाई COD का एक रेशियो होता है, उस रेशियो को आपको ध्यान रखना है। वो रेशियो आपको ये बता रहा होता है कि आपके जो वाटर है इसकी टॉक्सिक लेवल क्या है, कितना वो पॉइजनस है, कितना वो टॉक्सिक है। जितनी वैल्यू लेस होगी उतनी ही हाईली टॉक्सिक होगा, क्योंकि BOD बाई COD की रेशियो जितनी कम हो रही है, दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल उतना लेस हो रहा है। और आपको मालूम होगा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में हार्मफुल आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादा होता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन में आप इजीली डिकम्पोज कर सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट DO आता है, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अभी BOD के मैं फॉर्मुलेज भी आपसे डिस्कस करूंगा। सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपका क्या होता है? जनरली आपका जो वाटर है हाईली सैचुरेटेड कंडीशन में हो तो इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 9.2 mg पर लीटर। एक बार ध्यान रखना, mg पर लीटर हो या ppm हो, दोनों सेम वैल्यू होती है, इतना तो मालूम होगा आपको। चलिए, तो ये 9.2 mg पर लीटर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है सैचुरेटेड लेवल पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 9.2 mg पर लीटर। चलिए, मोस्ट आइडियल, मोस्ट स्टैंडर्ड केस है ये। अब ये 9.2 से वैल्यू जितनी भी लेस होगी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, दैट मीन्स वो वाटर इम्प्योर है, क्योंकि मोस्ट प्योर, मोस्ट आइडियल कंडीशन में इतनी वैल्यूज होनी चाहिए। अब 9.2 से जितना लेस हो रहा है, 8.5 है, 8.4 है, 8 है, 7 है, 6 है, जितनी रिड्यूस हो रही है उतनी ही ज्यादा इंप्योरिटीज इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इंप्योरिटीज इंक्रीज करेगी तभी तो ऑक्सीजन लैक करेगा। सो दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू मैंने आपको बोला 4 ppm, दैट मीन्स
4 mg पर लीटर। इतनी वैल्यू एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक्वेटिक एनिमल के सर्वाइवल के लिए। अगर 4 ppm से भी बिलो फॉल कर गया तो एक्वेटिक एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, मोस्टली फिशेज स्टार्ट्स डाइंग। सो दैट इज द मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए प्रेजेंट। तो जितनी भी लेस, दैट डजंट मीन कि 4 ppm आपका प्योर है, वाटर बहुत ही इम्प्योर है, 9.2 होना चाहिए था, बट 4 आपका वो कंडीशन है जब तक फिशेज एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर वैल्यू इसके भी नीचे चला गया तो वो फिर सर्वाइव नहीं करेंगे। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए जो आप मेथड यूज करते हो, विंकलर्स मेथड यूज करते हो। विंकलर्स मेथड, यहाँ पे जो आपने सैंपल में केमिकल्स यूज किया इसको डाइल्यूट करने के लिए, उसके नेम को आपको याद रखना होगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखना होगा। जैसे सीओडी में आप पोटासियम डाइक्रोमेट यूज करते हो तो इसलिए सीओडी को डाइक्रोमेट डिमांड भी बोलते हैं। सो वैल्यू केमिकल्स क्या यूज किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ एनवायरमेंटल में आपको याद रखना है। कैलिब्रेशन के लिए आपने कौन से केमिकल्स यूज किए, या फिर उसे टाइट्रेट करने के लिए कौन से केमिकल्स यूज किए, टेस्ट का नाम क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें याद रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली वो पूछते हैं। थ्योरेटिकल में पूछेंगे तो यही सब तो पूछेंगे ना, अदरवाइज न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। चलिए न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। बीओडी के आपके फॉर्मूलाज हैं, बीओडी के ही क्वेश्चंस पूछेंगे न्यूमेरिकल में मोस्टली। सीओडी में सिर्फ आपका केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। बीओडी में जो बीओडी का सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है वो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो यहां से आप बीओडी निकाल लोगे। अब डीओ इनिशियल, फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन में कुछ डीओ था, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू रही होगी, जब आपने उसको डिकम्पोज किया तो ऑब्वियस सी बात है फाइनली वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू रिड्यूस करेगी। सो इनिशियल माइनस फाइनल आपने कर लिया, उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू बीओडी वैल्यू। अब ये इनिशियल फॉर एग्जांपल वैल्यू था 9, फाइनल था 6 इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालोगे, डाइल्यूशन फैक्टर आपका होता है फाइनल वॉल्यूम कितने वॉल्यूम आपने कितनी परसेंट मिक्स की। जैसे अगर उसने बोल दिया 4% सॉल्यूशन है तो 4% का मतलब आप जनरली क्या बोलोगे, 4/100, यही तो होगा ना 4% का मतलब। इसके एग्जैक्ट रिवर्स कर दो, वो आपका डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा। तो अगर 4% लिखा दैट मीन्स 100/4, सो इट विल बी 25, सो 25 × 3 75। तो 75 mg/L ये आपका वैल्यू आ गया बीओडी का। सो एक फॉर्मूला ये है बेसिक। सेकंड फॉर्मूला आपके बीओडी का आता है, दैट इज 5 डे बीओडीज। जनरली हम लोग 5 डेज के लिए टाइट्रेट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं सैंपल को और बीओडी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 5th डे पे जो आपने वैल्यू फाइंड किया उसे हम लोगों ने बोल दिया बीओडी 5। तो ये बीओडी 5 का फॉर्मूला जो बेसिक आपका यूज करते हो वो आप यूज कर कैसे करोगे, L0 × 1 - 10⁻⁻ kT। यहाँ पे L0 क्या है, L0 वो अल्टीमेट बीओडी है जो मैक्सिमम कंप्लीट डिकम्पोजिशन के बाद वैल्यू ऑक्सीजन डिमांड की आएगी। सो दैट इज L0 और ये 5 डेज पे है बीओडी। एक्चुअल में बात को समझो, बीओडी क्या है, ऑक्सीजन डिमांड बता रहा है। यही ऑक्सीजन डिमांड जब 100% आपको ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देगा तो जो डिमांड हुई ऑक्सीजन की उसको L0 बोलते हैं। और बीओडी 5 हो गया 5 डेज पर डिमांड है। और ये इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जनरली L0 की वैल्यू दे देंगे तो बीओडी 5 पूछ लेंगे, बीओडी 5 की वैल्यू दे देंगे तो L0 पूछ लेंगे, दोनों दे दिया तो K जो आपका है, K क्या है, K वो आपका कांस्टेंट है रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन का, जिसपे ये डीऑक्सीजनेशन डिकम्पोजिशन कैरी आउट हो रहा है। T हो गया, टाइम हो गया डेज में। फर्दर जो आपका ये K का वैल्यू है, ये K की वैल्यू भी वैरी करती है। जनरली K की स्टैंडर्ड वैल्यू आप मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने दे रखी है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.1 पर डे है, 0.2 पर डे है। अब वो किसी दूसरे टेम्परेचर पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो वहां पे आप फाइंड कर सकते हो दूसरे टेम्परेचर पे K की वैल्यू, दैट विल बी K की वैल्यू जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी इनटू 1.047 पावर कैपिटल T - 20। और ये कैपिटल T टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आपसे उसको 30 डिग्री पे पूछा, 20 डिग्री की वैल्यू गिवन है तो आप फाइंड कर लोगे ना, 20 डिग्री की जो भी वैल्यू हो इनटू 1.047 पावर 30 - 20, तो K की वैल्यू निकलेगी। तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, प्लस ऐसा हो सकता है किसी 2 दिन या 3 दिन का बीओडी दे दिया आपसे और उसका कुछ रेट दे दिया, अब डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डेज पे फाइंड करने को बोलेंगे, आप फाइंड कर सकते हो। पहले आप K की वैल्यू निकाल लो, फिर उस K की वैल्यू को डिफरेंट टेम्परेचर पे K की वैल्यू निकालो, वहां से आप बीओडी 5 निकाल लो। और एक फाइनल इक्वेशन होता है कि बीओडी 5 जो होता है वो अल्टीमेट बीओडी का 68% होता है, 68% ऑफ L0, दैट इज अल्टीमेट बीओडी। सो बीओडी से क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पूछते हैं। एक्चुअल में जो सीवियस कैरेक्टरिस्टिक चैप्टर है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बीओडी से रहेंगे, ठीक है।
ये सारे केमिकल पैरामीटर्स थे आपके सीवेज के। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो आपके सीवेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आपके सीवेज से जो पूछेंगे वो क्या होंगे, वो क्वेश्चंस आपके जनरली होते हैं सीवेज में। जो नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बोला, एक दो टर्म है, जैसे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आता है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, मैंने आपको बोला पॉपुलेशन इक्विवेलेंट एक पैरामीटर है जिससे आप किसी भी इंडस्ट्रियल सीवेज की पॉल्यूटिंग कैपेसिटी को फाइंड करते हो। फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 80 ग्राम पर कैपिट 18 ग्राम पर डे 80 ग्राम पर डे बीओडी जनरेट करती है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अब 1000% ने कितना जनरेट किया, 1000 इंटू 80 ग्राम कर दो, चलो निकल के आ गया। चलिए एक दूसरा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री ने 1000 किलोग्राम आपका बीओडी की रिक्वायरमेंट है उसकी पर डे की। अब ये एक इंडस्ट्री ने कितने इक्वल परसेंट, कितने परसेंट के इक्वल वेस्ट जनरेट किया, दैट इज पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। कैसे फाइंड कर लोगे, बिल्कुल है इजी। 1000 किलोग्राम बोला ना मैंने, और एक स्टैंडर्ड एवरेज पर्सन 80 ग्राम करता है, तो डिवाइड कर दो ना दोनों को, जो भी वैल्यू आएगी इतने परसेंट के इक्वल आपके एक इंडस्ट्री ने पॉल्यूट किया है। सो दैट इज पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। सो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इज द मेथड जिससे कि आप ये फाइंड कर रहे होते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है बीओडी की एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। सो उसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है यहाँ पे, डिस्पोज कैसे करते हो, आपकी जो सीवेज है इसको डिस्पोज कैसे करोगे। तो इसका डिस्पोज हम आइदर लेक में कर सकते हैं, या फिर रिवर में कर सकते हो, या फिर सी में कर सकते हो। तो ये सारे हो गए आपके वाटर से रिलेटेड। आइदर सेकंड केस है लैंड में आप डायरेक्टली उसको डिस्पोज कर दो, तो डाइल्यूट करते हो वाटर में, डिस्पोज करते हो लैंड पे। ये दोनों मेथड है डिस्पोजल के। इसमें आपका इंपॉर्टेंट एक है लेक का। लेक में आपका स्ट्रैटिफिकेशन होता है, लेयर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लेक होते हैं इसके 4 टाइप मैंने आपको बताए थे, ओलिगोट्रोपिक, मेसोट्रोपिक, यूट्रोपिक एंड सेनेसेंट लेक। तो ये चारों लेक की प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ फाइंड होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोडक्टिव आपका क्या होगा, सेनेसेंट, वो कंप्लीटली मार्सी लैंड में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसमें इतनी इम्प्योरिटीज इन्फेस्ट हो चुकी होती हैं कि वो लेक अब है ही नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज है। तो इम्प्योरिटीज इन द सेंस क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है, सो उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, ओलिगोट्रोपिक की मिनिमम होगी। सो ओलिगोट्रोपिक, मेसोट्रोपिक, यूट्रोपिक एंड सेनेसेंट, जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो कैरी आउट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट जोन्स होते हैं। फर्स्ट होता है जोन ऑफ क्लियर वाटर, जब आपने वेस्ट मिक्स नहीं किया है रिवर में तो वहां पे सबसे फर्स्ट तो क्लियर वाटर होगा। जिस पॉइंट पे आपने वेस्ट मिक्स किया एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आपका रिवर पॉल्यूट नहीं होता है, उससे थोड़े डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम मूव करने के बाद होता है, तो इसे आप बोलते हो जोन ऑफ, फर्स्ट जोन ऑफ क्लियर वाटर, सेकंड आपका हो गया जोन ऑफ, यहाँ पे आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, थर्ड होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जहाँ पे और थोड़ा फर्दर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन कैरी आउट हो रहा है, यहाँ वाटर मोस्टली पॉल्यूटेड होता है। और फाइनली जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन कैरी आउट हो गया तो वापस से क्वालिटी रिगेन करना स्टार्ट करेगा, तो उसे आप बोल देते हो जोन ऑफ रिकवरी। तो ये चारों जोन को याद रखना है, किस सीक्वेंस में होते हैं ये हमें याद रखना है, प्लस किस जोन में कितनी पॉल्यूशन लेवल होगी इसको आपको ध्यान रखना है। प्लस मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दिया था, सस्पेंडेड सॉलिड्स का, बीओडी का वैल्यू और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, रिवर, सी और लैंड पे डिस्पोज करने से पहले इतनी वैल्यूज होनी चाहिए। वो वैल्यूज को आप याद रखोगे, वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछ लेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो सीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का है वो है सीवर डिजाइन। तो सीवर डिजाइन में मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था, सीवर क्या होता है, सीवर आपका वो सिस्टम है, वो पाइप्स है, वो पूरे इंटायर इक्विपमेंट्स है जिसके थ्रू आप कैरी कर रहे हो वेस्ट को। ऐसा तो है नहीं वेस्ट वाटर को आप मैनुअली कैरी करोगे, इसके लिए आपने एक सीवर डिजाइन, एक सिस्टम डिजाइन कर रखा है। सिस्टम को आपने बोला सीवरेज, और ये जो सीवरेज सिस्टम में पाइप्स लगे हैं, कॉन्ड्यूट्स लगे हैं, इसे आपने बोला सीवर्स। तो ये जो सीवर डिजाइन करते हो, तो मैंने आपको बोला जनरली सीवर को कभी भी आप फुल फ्लो पे ऑपरेट करने के लिए डिजाइन नहीं करते हो। मैक्सिमम कितना होता है 3/4 फ्लो, दैट मीन 75%। कब होगा, जब साइज मोर देन 900 mm है। अगर ये साइज 400 mm से 900 mm के बीच में है तो हाफ फ्लो होगा, और अगर 400 से भी लेस है तो आप इसको फर्दर इससे लेस 2/3 एंड देन हाफ। तो 3/4, 2/3 और हाफ पे डिजाइन करते हो, फुल फ्लो डिजाइन नहीं करते। क्यों, क्योंकि कुछ प्लेस आप एम्प्टी छोड़ते हो टॉप पे, सो दैट फ्लड कंडीशन जब आए तो आपका ओवरफ्लो होके बाहर सरफेस पर नहीं आ जाए वेस्ट वाटर। सो दैट्स व्हाई इट इज नेवर अलाउड टू ऑपरेट एट द फुल डेप्थ कंडीशन। वहां पे मैंने आपको 4-5 स्टैंडर्ड कंडीशन लिखाए थे। एरिया के लिए a/a का कुछ इक्वेशन लिखा है मैंने, अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा बाई 2 पाई।
सिमिलरली मैंने आपको वहाँ पे लिखा है कि पेरीमीटर के, फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के, स्लोप के और वेलोसिटी के। तो 5 चीज़ों को आप याद रखोगे। गेट में आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हो, इक्वेशन पे किसी भी एक चैनल का दे रखा होगा, दूसरे के लिए पूछ लेंगे, तो उस इक्वेशन को आप यूज करोगे और वहाँ से उसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सो सीवर डिजाइन में आपके लिए इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं, सीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सीवर डिजाइन में, इसके बियॉन्ड वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, विल डिस्कस है। चलिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका मैंने बोला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी कॉन्सेप्ट कुछ सेम रहेगा जैसा कि हमने रॉ वाटर ट्रीटमेंट का देखा था। कुछ मेथड्स भी सेम होते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आती है, विल डिस्कस दैट। सो यहाँ पे आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ये जो वेस्ट वाटर है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी आपको बोला डिस्पोज करोगे या डाइल्यूट करोगे, तो डिस्पोज या डाइल्यूट करने से पहले भी इससे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेटाज होते हैं। इस पर्टिकुलर रेंज में जब होंगे तभी आप इसे डिस्पोज या डाइल्यूट भी करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू है आपने इसे डिस्पोज कर दिया। अगर ऐसा होगा तो फिर आइदर आप लैंड को या रिवर या सी को भी पॉल्यूट कर रहे हो। तो एक सर्टेन लेवल में पहले इसे लाना होता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यूज में, इस रेंज में है, तो फिर आप इसे डाइल्यूट या डिस्पोज कर दो। फर्दर इस वेस्ट वाटर को अगर यूज भी करना है तो और भी उसे क्या करोगे, यहाँ पे वहां पे उसे और भी ट्रीट करना होगा। सो अल्टीमेटली बोथ केसेस में या तो डिस्पोज करना हो या फिर रीयूज करना हो, आपको इसको ट्रीट करना होगा। तो इसके ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं। ट्रीटमेंट मेथड्स में आपके इसमें जनरली एक ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आते हैं और एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका वही हो गया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था रॉ वाटर में। जैसे कि यहाँ मेथड्स होते हैं, फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद आप यहाँ पे कम्युनेटर्स, मैरिनेटर्स यूज करते हो, देन आप यहाँ पे ग्रिट चैम्बर यूज करते हो, इसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक यूज करते हो। सेडिमेंटेशन टैंक में 2 होते हैं, प्राइमरी देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। इन बिटवीन फिर आप यूज करते हो बायोलॉजिकल डिफरेंट ट्रीटमेंट यूनिट। सो राइट अबाउट दैट इन अ वेरी शॉर्ट। तो फर्स्ट आपका हो गया स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है आपको मालूम है, वहां पे जो हमने सॉलिड्स रिमूव किया था, तो वेस्ट में भी आप सॉलिड्स रिमूव करने के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस को यूज करोगे। सेकंड होता है आपका कम्युनेटर्स एंड मैरिनेटर्स। कम्युनेटर्स एंड मैरिनेटर्स। सो ये कम्युनेटर्स और मैरिनेटर्स क्या होता है, एक्चुअली ये कटिंग ग्राइंडिंग एक्शन पे होते हैं। क्रश करते हैं, कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं। दैट मीन्स ये वेस्ट को बहुत ही स्मॉल पार्ट में ले आए। जब स्मॉल पार्ट में ले आए तो आप इसे इजीली डिस्पोज कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रीटमेंट यूनिट, ये आपका स्मॉल पार्ट में आपने ब्रेक किया, क्रश कर दिया सो दैट इजीली डिस्पोज हो सके। हाँ, स्क्रीनिंग में आपने सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव किया। थर्ड आपके पास होता है ग्रिट चैम्बर या फिर इसे डेट्रिटस टैंक भी बोलते हैं। तो ग्रिट चैम्बर आपका यूज कहाँ करते हो, ग्रिट चैम्बर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए। और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड ये फर्दर प्रोसीड करा देता है सेडिमेंटेशन टैंक में। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं, ये ग्रिट चैम्बर में आप वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस लगाते हो। ये वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस डिपेंड करते हैं कि ग्रिट चैम्बर का शेप क्या है, आइदर रेक्टेंगुलर या पैराबोलिक होगा। तो रेक्टेंगुलर के केस में आपने क्या यूज किया, सूत्रोवियर। पैराबोलिक के केस में आपने क्या यूज किया, पार्सल फ्लूम। तो ये चीजें को आपको ध्यान रखना होगा, शेप क्या है और उसके अकॉर्डिंगली कौन सी चीजें आपको यूज करनी है। तो वो ग्रिट चैम्बर में याद रखना है। प्लस बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको रॉ वाटर में बताया, इन सब के प्रोसेस क्या होंगे वो तो ध्यान में रखने ही है। नेक्स्ट आपका आता है एक स्किमिंग टैंक। ये स्किमिंग टैंक क्या होता है, स्किमिंग टैंक एक्चुअली होता है आपका जो वेस्ट वाटर है, इसमें कई बार ऑयल ट्रैप्स या ग्रीस जो होते हैं, जो आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में यूज करते हो, या फिर ऑयल ट्रैप्स होते हैं, ये सारी चीजें भी वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होंगी। तो ये वेस्ट वाटर में प्रेजेंट या क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, इसमें मिक्स प्रॉपरली नहीं होते, इमिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं। आपको मालूम है जब ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होगा, वो फ्लोट करता रहेगा। इसे रिमूव करने के लिए आप एक स्किमिंग टैंक लेते हो। इसमें क्या होता है, बॉटम से आपने बॉटम से इसमें प्रेशर अप्लाई किया, ये प्रेशर क्या करते हैं, टॉप मोस्ट पोर्शन पे ले जाते हैं इस ऑयल को, ग्रीस को। वहां से आपका एक लेयर फॉर्म हो गया, इस लेयर को स्लाइड करते हैं, वो लेयर रिमूव हो गया। तो इस वेस्ट वाटर में से ऑयल से ग्रीस ट्रैप रिमूव होते हैं। इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कई बार क्या होता है, जो आपका प्रेशराइज्ड गैस है या जो प्रेशर है, जो प्रेशराइज्ड एयर है, इस एयर में आप क्लोरीन गैस भी मिक्स कर देते हो। क्लोरीन क्या करता है, ये जो ऑयल्स है, इस ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स जो दूसरे को होल्ड कर रहे होते हैं, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो जिस प्रोटीन की वजह से ये होल्ड कर रहे होते हैं, तो उस प्रोटीन को ये जो आपका क्लोरीन है रिमूव कर देता है। तो जब प्रोटीन रिमूव हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गए और वो इजीली रिमूव हो जाएंगे।
तो स्किमिंग टैंक के लिए कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर पे ये वर्क नहीं करता है, इसलिए इंडिया या फिर ऐसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में आप स्किमिंग टैंक को यूज नहीं करते। बट इसका फंक्शन क्या है, टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स। यूज क्या करते हो, प्रेशराइज्ड एयर या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए प्रेशराइज्ड एयर के साथ क्लोरीन गैस। नेक्स्ट आपका आता है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक सेम जो कि आपने रॉ वाटर में देखा था वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। बस यहाँ पे एक नई बात है जानने को, मैं बता दे रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, और ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है एक्चुअली। इसके बाद एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक भी आता है जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फॉर्म है। तो सेडिमेंटेशन टैंक में जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें 4 फ्लो होते हैं और उसका नाम है टाइप 1 फ्लो, टाइप 2 फ्लो, टाइप 3 फ्लो एंड टाइप 4 फ्लो। टाइप 4 फ्लो, इन फ्लोज को आपको याद रखना है। जो फर्स्ट टाइप 1 फ्लो है, इस टाइप 1 फ्लो का दूसरा नाम है डिस्क्रीट सेटलिंग। यहां पे जो सेटल कर रहा होगा उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग। सिमिलरली टाइप 2 जो आपका होता है दैट इज फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग। फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग। थर्ड जो आपका टाइप 3 होता है दैट इज नोन एज जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। और फोर्थ होता है आपका कंप्रेशन सेटलिंग। कंप्रेशन सेटलिंग। चलिए डिस्क्रीट सेटलिंग में क्या होता है, इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जो आपके पार्टिकल सेटल कर रहे हैं वो इंडिविजुअली सेटल करेंगे और इसके मास, शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सो दैट इज डिस्क्रीट सेटलिंग, नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एंड मास ऑफ पार्टिकल। सेकंड फ्लॉक्यूलेंट में क्या होता है, शेप और मास चेंज करता है, कंसंट्रेशन इसकी बहुत हाई होती है। जनरली 1000 mg/L अगर कंसंट्रेशन है इम्प्योरिटीज की तो वहां पे इंडिविजुअली सेट नहीं करते हैं आपके पार्टिकल्स, उनके मास और शेप या साइज चेंज करते हैं जब वो सेटल कर रहे होते हैं उसके ड्यूरेशन में। थर्ड आपका जोन और हिंडर्ड आता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 1500 mg/L के रेंज में होती है इम्प्योरिटीज की। इसमें क्या होता है, मास और शेप तो चेंज कर ही रहे हैं बट पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं फिजिकल कांटेक्ट में सेटलिंग के टाइम पे, बट उनकी जो वेलोसिटी फील्ड है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। दैट मीन्स कि वो नियर अबाउट आ रहे हैं बट अभी तक वो कंप्लीटली फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए, बट उनकी वेलोसिटी फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। फाइनली कंप्रेशन सेटलिंग में इम्प्योरिटीज 2000 mg/L के हायर रेंज में होती है। यहाँ पे आपका क्या होता है, सारे पार्टिकल एक दूसरे में फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, एग्लोमेरेट होते हैं और एक साथ सेटल करते हैं। सो एक दूसरे के ऊपर सेटल कर रहे होते हैं, इसलिए कंप्रेस कर रहे हैं बॉटम लेयर को, दैट्स व्हाई नोन एज कंप्रेशन सेटलिंग। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के आपके सेटलिंग है। डिस्क्रीट सेटलिंग जनरली आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, क्लैरिफ्लॉक्यूलेटर में। फ्लॉक्यूलेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, एएसपी में। जोन और हिंडर्ड कंप्रेशन सेटलिंग जो होते हैं ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, एक आपका एएसपी, दूसरा ट्रिकलिंग फिल्टर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि देखना क्या है, इनके मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिए, कंसंट्रेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल डिस्क्रीट सेटलिंग, फ्लॉक्यूलेंट, जोन, हिंडर्ड और कंप्रेशन के आपको याद रखने हैं। कहाँ पे, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में देखने को मिलेगा कौन सी सेटलिंग, रोटेटरी बायोलॉजिकल फिल्टर में कौन सा देखने को मिलेगा, ग्रिड चैम्बर में देखने को कौन सा मिलेगा, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में देखने को कौन सा मिलेगा, वो आपको याद रखना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, टैंक का नाम दे देंगे, मेथड्स का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें से कौन सी सेटलिंग होती है। ये 4 नाम नहीं लिखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भी लिख दिया अगर आपने, तो याद रखना ऐसा नहीं है कि ये किसी भी सीक्वेंस में 4 है, इसी सीक्वेंस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है आपको। सो ये सेडिमेंटेशन टैंक है। रेस्ट प्रोसेस सेडिमेंटेशन टैंक में आपको मालूम है किस तरीके से फाइंड करना है। ओवरफ्लो रेट का आप कॉन्सेप्ट याद रखना है, वहाँ पे क्या किस तरीके से फाइंड करते हो, सरफेस एरिया से रिलेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक में। तो 1 to 5 तक जो आपने किया ना, ये सारे आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, 1 डिग्री ट्रीटमेंट। इसके बाद आप करते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और इसके बाद फाइनली आप करते हो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जो कि आपका 2 डिग्री ट्रीटमेंट है। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में फिर प्रोसेस सेम ही रहेगा जो कि आपका सेडिमेंटेशन में। इसकी वॉल्यूम आपकी गिवन होगी, टैंक की कैसे फाइंड करनी है। अगर 2 डिफरेंट वॉल्यूम है, स्लज एक्यूमुलेट कर रहा है तो किस तरीके से फाइंड करोगे, उन वॉल्यूम्स को, उसके फॉर्मूलेस को आप देखोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अगर आपने कर रखे हैं एक बार रिवाइज करो उसे, क्वेश्चंस वहीं से पूछेंगे। चलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट की अगर मैं बात करूं, विल डिस्कस हियर। सो नाउ कमिंग टू द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स। सो बायोलॉजिकल ध्यान रखना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन बायोलॉजिकल, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में आप फाइनली कैरी आउट करते हो।
सो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डिफरेंट मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं वो राइट हियर। फर्स्ट आपका है ट्रिकलिंग फिल्टर, then there is oxidation pond, third one is rotary biological contractor, then fourth one, ये सारे पे क्या है, ये बायोलॉजिकल यूनिट है, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, फिर यहाँ पे आपके सेप्टिक टैंक्स आते हैं, इमहॉफ टैंक्स आते हैं, ये सारे आपके क्या चीज हैं, ये सारे ही आपके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, देन देयर इज सेप्टिक टैंक, then there is imhoff tank, and last one is UASBR, upflow anaerobic sludge blanket reactor, ये सारे आपके क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं। We'll see about this. चलिए, तो ये सारे आपके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, RBC that is rotary biological contractor, activated sludge process, septic tank, imhoff tank and upflow anaerobic sludge blanket reactor। चलिए, तो यहाँ पे जितने भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं, यहाँ पे दो बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। इनका ग्रोथ सिस्टम क्या है, ग्रोथ सिस्टम इन द सेंस कि जो आपकी बायोमास, यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो ऑर्गेनिक मैटर होगा, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको रिमूव कर रहा है और ऑर्गेनिक मैटर जो कि रिमूव हो रहा है, जो कि इम्प्योरिटीज है। तो ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन कैसा है, क्या वो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, एक दूसरे से अटैच्ड है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, या फिर एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सस्पेंड करके आपने रखा है, तो इसके बेसिस पे सस्पेंडेड या अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होती है। ठीक है, तो जो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर है और जो रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, ये दोनों आपके किस सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, अटैच्ड या फिर सस्पेंडेड पे। तो ये दोनों आपके अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पे होते हैं। सो ट्रिकलिंग फिल्टर एंड रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ही अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पे। रेस्ट आपके जितने भी हैं, ये सारे आपके सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे वर्क करते हैं। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ये भी आपके सस्पेंडेड पे ही वर्क करते हैं दोनों। चलिए, नेक्स्ट आपका जो है आइदर एरोबिक होंगे या एनारोबिक होंगे। एरोबिक या एनारोबिक कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट कर रहे हैं डिकम्पोजिशन में, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रहे होंगे या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो इसके बेसिस पे आप बोलते हो कि वो मेथड एरोबिक है या फिर एनारोबिक है। चलिए, तो यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर है आपका, एरोबिक मेथड है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड एरोबिक मेथड है। आरबीसी एरोबिक मेथड है। एएसपी एरोबिक मेथड है। और लास्ट थ्री जो आपके हैं, सेप्टिक टैंक, इमहॉफ टैंक और यूएएसबीआर, दीज थ्री आर बेस्ड ऑन एनारोबिक सिस्टम। दैट मीन्स ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट करते हैं इनके डिकम्पोजिशन को। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है। चलिए, वन बाय वन इसे देखता हूँ। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में आपको क्या ध्यान रखना होगा, इफिशियंसी होती है ट्रिकलिंग फिल्टर की, वो आप याद रखना। इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं इफिशियंसी के, और यहाँ पे दो टर्म आते हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या है, और किस तरीके से इससे एफिशिएंसी इफेक्ट करती है। ट्रिकलिंग फिल्टर में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट अगर इंक्रीज कराओगे आप, तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, बट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इंक्रीज कराओगे, एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। तो HLR क्या है, OLR क्या है, ये बहुत अच्छे से आपको याद होगा। आप उसे रिवाइज करना, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। कहाँ पे वॉल्यूम इंक्लूड होता है, कहाँ पे सरफेस एरिया इंक्लूड होता है, इसके बेसिस इसके फॉर्मूले को याद रखना। प्लस इसकी एफिशिएंसी की स्टेज 1, स्टेज 2, टाइप 1, टाइप 2 ट्रिकलिंग फिल्टर है, उन दोनों की एफिशिएंसी आपको याद रखनी है। एफिशिएंसी कैसे आप फाइंड करते हो, और उस एफिशिएंसी में भी ये याद रखना है आपको कि कहाँ पे 0.44 यूज करते हो और कहाँ पे 0.0044 यूज करते हो। जिन लोगों ने पढ़ा उसे मालूम होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यूनिट का ध्यान रखना है। यू की वैल्यू kg पर मीटर क्यूब में है,
या फिर हेक्टेयर के, मीन्स मीटर में है या फिर हेक्टेयर में है, किस रेंज में है उसके अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूले में वैल्यू चेंज होती है। एक प्लेस पे 0.44 होता है, दूसरे पे 0.0044 होता है। उस पार्ट को आप बहुत याद रखना, जितने अच्छाई से आपने एफिशिएंसी यूज किए, जितने इंपॉर्टेंटली आपने एफिशिएंसी के फॉर्मूले को याद किया है, उतने ही इंपॉर्टेंटली आप उसकी यूनिट को भी ध्यान रखना, अदरवाइज आंसर आपके नहीं आएंगे। ट्रिकलिंग फिल्टर में इसके बियॉन्ड कुछ भी देखने जैसा नहीं है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड आपका जनरली यूज करते हो विलेजेस में जहां पावर नहीं है, और ये एक नेचुरल मेथड है, पॉन्ड है, नेचुरल मेथड है। इसमें डिकम्पोजिशन कैरी आउट होता है। कैसे कैरी आउट होता है? यहाँ पे आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करता है, बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। ये क्या होता है? जनरली पॉन्ड है, नेचुरल एरियाज में है, ओपन एरिया में है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है अलगी। अलगी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अलगी ने फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया, इसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। एक ऐसा स्टेज आएगा जब सारे ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो गए हैं, और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एंडोजेनस रेस्पिरेशन। ये एंडोजेनस रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होता है, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को एंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ईट कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली पूरा वाटर आपका प्योर हो गया। सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस। डिटेंशन पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम के लिए वो वर्किंग ऑर्डर में है। तो इसका डिटेंशन पीरियड अप्रॉक्स वीक में होता है, ठीक है, नॉट इन आवर्स और डेज, इट इज इन वीक्स। सो इट टेक्स टाइम, बट इट इज वेरी हेल्पफुल इफ यू डोंट हैव एनी पावर सप्लाई, क्योंकि बाकी जितने भी हैं सबके लिए आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए, पावर सिस्टम्स होने चाहिए। यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो रिलेशनशिप है बेनिफिशियल, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। थर्ड, रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे भी आप क्या है, यहाँ पे आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है, इन दोनों को आप कांटेक्ट में लाते हो, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हो, रोटेट करा रहे होते हो। आपका एक व्हील के फॉर्म में होता है। इस व्हील में आपके क्या लगे होते हैं? इस व्हील में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हैं। वेस्ट वाटर जो आपका है उसमें इस व्हील को रोटेट कराओगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आएंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। सो दैट इज रोटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। इसमें इतना कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। ट्रिकलिंग फिल्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल याद रखोगे इसे अच्छी तरीके से। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4-5 टर्म आते हैं। स्लज एज क्या होता है, इससे क्वेश्चंस बराबर आपके पूछे गए। और स्लज एज है, यहाँ पे आपके पास और भी वैल्यूज आते हैं। डिटेंशन टाइम क्या है, इसके फॉर्मूलेज हैं। यहाँ पे 5 to 6 फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को याद रखोगे एएसपी के लिए। याद रखना है एएसपी, ट्रिकलिंग फिल्टर, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है। तो न्यूमेरिकल यहाँ से डेफिनेटली वो लोग पूछते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेप्टिक टैंक, इम्हॉफ टैंक है, यूएसबीआर है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से अगर जो क्वेश्चन भी पूछते हैं सेप्टिक या इम्हॉफ टैंक से, तो वो बेसिक इक्वेशंस पे फॉलो होंगे। वॉल्यूम, एरिया, डिस्चार्ज, इस तरीके से टाइम को रिलेट करके आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जनरली 2 वॉल्यूम कहीं पे पूछते हैं इन जगह पे। एक वॉल्यूम होता है जो आपका क्लीन कर रहे हो, तो वाटर का क्या डिस्चार्ज रेट था, कितने टाइम के लिए वहां पे डिटेन किया वाटर। दूसरा होता है आपका स्लज वॉल्यूम, जो इम्प्योरिटीज वाटर में प्लेस हो रही होती है उसे स्लज बोलते हो। तो ये स्लज भी तो कुछ वॉल्यूम कैप्चर कर रहा होगा आपके टैंक का, सो उसके लिए भी डिजाइन करना होता है। सो यहाँ पे कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ। ये जितने भी होंगे ये सॉल्व होते हैं आपके बेसिक इक्वेशन, वॉल्यूम, एरिया और टाइम डिस्चार्ज पे। तो थोड़ी बहुत मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखिएगा आप लोग। यूनिट कन्वर्जन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने देख लिया। लास्ट में आपका था सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। कुछ भी सेपरेट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट जो कि सेडिमेंटेशन का आपका होता है। सो दैट इज रिगार्डिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर जो था एंड किया। लास्ट आपका जो टॉपिक है, वेरी लास्ट, वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो एयर और नॉइज पॉल्यूशन के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एक थ्योरेटिकल आते होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अभी मैं कंडीशन बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूम्स होते हैं उससे, या फिर डिफरेंट कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट से पूछ लेंगे, वो तो आप सॉल्व कर लोगे। नॉइज पॉल्यूशन में आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर लोगे वैल्यू को, ठीक है। बट एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगते होंगे सर ये कैसे सॉल्व होंगे, ये तो पता ही नहीं चलता कहाँ से पूछ रहे हैं। डेफिनेटली तो जो न्यूमेरिकल पूछेंगे एयर पॉल्यूशन में, आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पूछते हैं, उसकी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, मैं मेंशन करूंगा। नेक्स्ट जो उसके क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। वो क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं एयर पॉल्यूशन के, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज नहीं है। मैंने आपको बोला था कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको रिलेट करके आपको वहां पे फाइंड करना होता है। तो वैसे क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, उसके लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूले आपको नहीं मिलेंगे।
तो उनकी प्रैक्टिस हो सकती है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप क्या करो, अभी आपके पास जो थोड़े बहुत समय बच रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। एयर पॉल्यूशन में आप क्या करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखो, उसके सॉल्यूशंस को देखो और समझो किस तरीके से उन्होंने कोरिलेट किया चीज़ों को। तो वैसे क्वेश्चन सेम नहीं पूछेंगे, बट उससे रिलेटेड मॉड्यूल पे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। चलिए सो लास्ट टॉपिक है हमारे पास एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन का। तो सबसे पहले तो आप एयर पॉल्यूशन में ये देख लेना प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है। कई बार तो उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। सो एयर पॉल्यूशन में आपका आता है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसे पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, और ये दो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं जो कि नेचर में अवेलेबल हैं, जैसे आपके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी हो गए जो मोर देन वन केमिकल्स कंबाइन होकर एटमॉस्फेयर में नया फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट दैट इज पैन, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे आपके सेकेंडरी हो गए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे, इनके एग्जांपल से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आप एग्जांपल्स देख लो और अच्छे से याद रखना इसके एग्जांपल्स को। नेक्स्ट जो आपके एयर पॉल्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कंडीशन क्या होता है? सो एक्चुअली में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार, आपको मालूम भी है, जैसे जैसे आप राइज करते हो अबव हाइट पे टेम्परेचर फॉल करता है। ये बात ट्रोपोस्फेयर में सिर्फ वैलिड है, स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता है, बट हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं, हमें यहीं तक का मतलब ही है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे आपने हाइट इंक्रीज किया, जैसे आपकी एल्टीट्यूड इंक्रीज की, टेम्परेचर फॉल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं। ये जो टेम्परेचर आपका फॉल किया, इसे हम लोग बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर रेट पे ये फॉल कर रहा है, रेट टेम्परेचर फॉल करने का मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग कूल हो रहा है। तो जिस रेट पे टेम्परेचर फॉल कर रहा है सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का, इसे हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट, सो ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। और ये एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है? ये एनवायरमेंटल लैप्स रेट आपके होता है, दिस इज टेम्परेचर, द रेट एट विच सराउंडिंग, दैट मीन्स एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं, गेट्स कूल्ड, मीन्स टेम्परेचर जो फॉल कर रहा है जिस रेट पे, इसे बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ELR। ये रेट आपका जनरली होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, इस रेट से टेम्परेचर फॉल करता है। दूसरा होता है जो पॉल्यूटेंट्स आपके हैं, ये पॉल्यूटेंट्स भी तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेंगे, इनका भी टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा। तो जिस रेट से ये टेम्परेचर फॉल हो रहा होता है आपके पॉल्यूटेंट्स का, उसे हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट, एंड दैट इज ALR। इसका रेट होता है 6 to 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। वेट और ड्राई प्रोसेस के लिए वेरिंग रेट होते हैं इनके। तो ये रेट है जिसपे पॉल्यूटेंट्स डिक्रीज किया रेट। चलिए कंडीशन में बोलता हूँ, ELR अगर ALR से आपके ग्रेटर है तो क्या होगा, दैट मीन्स इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हायर है एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो सराउंडिंग ज्यादा कूल रहेगा और पॉल्यूटेंट्स उसके कंपैरिजन में लेस कूल होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जब कूलिंग रेट कम है तो दैट मीन्स कि पॉल्यूटेंट्स वार्म है अभी, बट एनवायरनमेंट कूल हो गया। अब आपको मालूम है वार्म और कूल एयर हो तो लाइट कौन होंगे, लाइट होता है वार्म एयर, दैट मीन्स पॉल्यूटेंट्स लाइट होंगे तो वो राइज करते चले जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में पॉल्यूटेंट्स लार्जर एरिया को कवर करते हैं और इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरनमेंट। अनस्टेबल एनवायरनमेंट। सेकंड हो गया ELR अगर लेस है ALR से, दैट मीन्स सराउंडिंग वार्म है, पॉल्यूटेंट्स कूल हो गया। तो पॉल्यूटेंट्स कूल है, दैट मीन्स हेवियर है तो राइज नहीं कर पाएगा। जब राइज नहीं करेगा तो लार्जर एरिया कवर नहीं करेगा, लार्जर एरिया पॉल्यूट नहीं होंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। स्टेबल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। लास्ट आपका होता है ELR इज इक्वल टू ALR, तो इसे तो सबको जानते हैं, इसे न्यूट्रल बोल दोगे आप, न्यूट्रल कंडीशन। अब ये 3 कंडीशन जो एनवायरनमेंट के हैं, इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ल्यूम फॉर्म होते हैं। प्ल्यूम एक्चुअली आपका वो स्मोक है जो कि फॉर्म होता है, स्टैक होता है जहां से सोर्स जनरेट हो रहा है, ये जो धुआं आप लोग बोलते हो, जो वेस्ट है आपके, स्मोक है, और इस स्मोक को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में प्ल्यूम। तो ये प्ल्यूम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लूपिंग प्ल्यूम्स होते हैं, फैनिंग प्ल्यूम्स होते हैं, कोनिंग प्ल्यूम्स होते हैं, लॉफिंग प्ल्यूम्स होते हैं, फ्यूमिगेटिंग प्ल्यूम होते हैं, ट्रैपिंग प्ल्यूम होते हैं। तो जो डिफरेंट प्ल्यूम्स हैं ये आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के। तो वो ये कंडीशन प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, और इन कंडीशन के बेस पे आपके जितने डिफरेंट प्ल्यूम्स आते हैं उस प्ल्यूम को आपको ध्यान रखना है, उनके थ्योरीज एज वेल एज उनके ग्राफ।
वो ध्यान रखना, आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे उस डायग्राम बना देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कंडीशन कौन सा है, तो उस कंडीशन को आपको ध्यान रखना होगा। एक और कंडीशन आता है कि जब आप राइज कर रहे हो, अल्टीट्यूड हाई कर रहे हो, टेम्परेचर फॉल होना चाहिए बट फॉल नहीं हुआ, वो इंक्रीज कर गया, उल्टे ही इंक्रीज कर गया, तो आप इसे बोलते हो टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन। सो ये 3 एनवायरनमेंट कंडीशन प्लस टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन को मिलाओगे, इसके बेसिस पे आपके डिफरेंट प्लूम्स के फॉर्म बनते हैं, उन प्लूम्स को आपको याद रखना है। एयर पॉल्यूशन में इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं थ्योरी के। रही बात न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल में मैंने आपको बोला सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं जिससे आप एयर पॉल्यूशन को रिमूव करते हो। तो इसका फॉर्मूला था 1 - e⁻−AW/Q। इसको याद रखोगे, E आपका बेस है, इसके बेस पे EW/Q। A होता है आपका टोटल कलेक्शन एरिया, W हो जाता है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस पे एयर पॉल्यूशन वर्क कर रहा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Q आपका क्या हो जाता है, Q आपका वो पर्टिकुलर डिस्चार्ज वैल्यू है, डिस्चार्ज जिससे ये पॉल्यूशन डिस्चार्ज जिस रेट पे हो रहा है। सो 1 - e⁻−AW/Q ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की इफिशियंसी की वैल्यू है। तो इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, फाइंड कर लो। इसके अपार्ट जो न्यूमेरिकल पूछेंगे, मैंने अभी आपको बोला वो एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन। कमिंग टू द नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में 2 चीजें हैं आपको ध्यान रखने के लिए। पहला, आपके जब नॉइज पॉल्यूशन को ऐड करते हो तो इनकी वैल्यू पूछ लेंगे, तो उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जो मेथड्स हैं उसको यूज करोगे आप। सेकंड, वो ये पूछ सकते हैं डिफरेंट एरिया जो है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड साइलेंस जोन, तो इसमें डे और नाइट टाइम पे परमिसिबल लिमिट क्या है, तो उस परमिसिबल लिमिट को याद रखो। और वो जो इक्विवेलेंट मेथड है जिससे मल्टीपल साउंड लेवल या नॉइज लेवल को आप ऐड करोगे और उसकी फाइनल वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हो गया, एक थ्योरेटिकल हो गया, इसको याद रखोगे। थ्योरेटिकल में एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो क्या होता है, जब 2 डिफरेंट साउंड लेवल है उसको ऐड करके आपसे वैल्यू पूछ लेंगे। तो याद रखना, कभी भी साउंड लेवल की एडिशन अर्थमेटिक नहीं होती है। साउंड को जनरली हम डेसिबल में यूनिट में यूज करते हैं। सो 70 डेसिमल प्लस 70 डेसिमल विल नॉट बी इक्वल टू 140 डेसिबल। इट इज नॉट एन अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये लॉगरिथमिक टेबल पे होता है। सो डिफरेंट साउंड लेवल्स होंगे, उसकी जो फॉर्मूला इक्विवेलेंट मेथड उसको यूज करो, वहां से आप फाइंड कर लोगे। एक इसमें हिंट ये होता है कि जब भी 2 साउंड लेवल को आप ऐड करते हो, देन देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज ऑफ 3 डेसिबल। दैट मींस 70 + 70 विल बी 73 डेसिबल, 80 + 80 विल बी 83 डेसिबल। तो ये एक फाइनल ट्रिक है, इसको याद रखोगे। रेस्ट आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं, इक्विवेलेंट मेथड से उसे सॉल्व कर लो। और वो वैल्यूज याद रखना, रेसिडेंशियल एरियाज में परमिसिबल लिमिट क्या है, साइलेंस एरिया में क्या है, इंडस्ट्रियल में क्या है, ये सारी चीजें। दैट इज ऑल अबाउट योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट रॉ वाटर का था, सेकंड पार्ट वेस्ट वाटर का था। जितनी टॉपिक्स बताई गई हैं उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करो, इनके क्वेश्चंस को बार बार देखो जितने भी टाइम्स आपके पास अवेलेबल है। जियोटेक का ऑलरेडी आपको कवर हो चुका है, इन दोनों को अगर आपने कवर कर लिया, स्टिल आई एम सेइंग 20 मार्क्स आप अभी भी स्कोर कर सकते हो, एंड दैट इज मोर देन इनफ। रेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। कोई डाउट हो, जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो।